नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा के स्थापना शताब्दी वर्ष समारोह बेहद खास रहा। आयोजन के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा परिसर में स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। बोधगया से लाए गए बोधि वृक्ष के पौधे का रोपण किया। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया और इस भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति समेत कई वीवीआईपी मौजूद थे। बिहार विधानसभा भवन की स्थापना का स्वर्णिम शताब्दी समारोह बेहद खास रहा, क्योंकि इस भव्य आयोजन के गवाह बने समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे राष्ट्रपति विधानसभा परिसर पहुंचे और सबसे पहले स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने बोधगया से लाए गए बोधि वृक्ष का पौधारोपण किया। मंच पर पहुंचे राष्ट्रपति ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति के साथ दीप प्रज्वलित किया और इसी के साथ विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा परिसर में लगाए गए स्मृति स्तंभ और बोधि वृक्ष लगाए जाने पर खुशी जताई और इसके महत्व को बताया। इस अवसर पर आज बहुत खुशी की बात है और जो निर्णय हुआ कि आज आदरणीय राष्ट्रपति जी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। आज बोधि वृक्ष का भी बोधगया से ला करके बोधि वृक्ष का भी शिलान्यास हो गया। अब आप सोच लीजिए, बोधि वृक्ष क्या है? भगवान बुद्ध को वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोधि वृक्ष का मतलब यहां पर लगेगा तो जितने लोग भी आएंगे, जब कभी भी आएंगे लोगों के प्रतिनिधि बन करके, तो सबको और ज्ञान बढ़ेगा। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार की धरती को बेहद खास बताते हुए अपने राज्यपाल के कार्यकाल को याद कर प्रदेशवासियों से मिले मान और सम्मान को याद किया। 100 वर्ष की विधानसभा के कार्यकाल का आज हम उत्सव मना रहे हैं। बिहार की रत्न गर्भा धरती और यहाँ के स्नेही लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आकर्षित किया है और इसीलिए जब भी मैं बिहार आता हूँ तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है। बिहार में राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान मुझे समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह और सम्मान मिला। तो वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में दुनिया को पहला लोकतंत्र देने वाले बिहार की धरती का जिक्र कर समारोह के जरिए श्रेष्ठ लोकतंत्र बनाने का संदेश दिया। बिहार लोकतंत्र की जननी है। अपनी समृद्ध राजनीति, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत रही है। यह ज्ञान विज्ञान की अद्भुत प्रयोगशाला भी रही है। इतिहास गवाह है कि बिहार ने हमेशा देश दुनिया को नई राह दिखाई है। इस शताब्दी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में अभिनव संदेश जाएगा और इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति जी का इस कार्यक्रम में समय और मार्गदर्शन देने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जय बिहार, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार विधानसभा के 100 साल के शानदार और स्वर्णिम यात्रा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के मकसद से विधानसभा की ओर से एक भव्य स्मारिका का प्रकाशन किया गया है, जिसका लोकार्पण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। विधानसभा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 1,500 अतिथियों को आमंत्रित किया गया। बिहार के सभी पूर्व और वर्तमान विधायकों, सांसदों के साथ ही कई प्रमुख हस्तियां इस बेहद खास पल के गवाह बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार से जुड़ा बताया। बिहार से जुड़ी यादें दिलाईं तो राष्ट्रपति ने भी बिहार से जुड़ी अपने अनुभवों को साझा कर इसे अपने घर जैसा बताया। बिहार को लोकतंत्र का जनक बताया और राष्ट्रपति ने महापर्व छठ का जिक्र किया और इसे ग्लोबल पर्व बताया। यह बार बार कहते हुए मुझे फक्र होता है
कि बिहार की धरती विश्व के प्रथम लोकतंत्र की जननी रही है। यह प्रतिभावान लोगों की धरती है। पूरे देश को गौरवपूर्ण बनाने वाली एक महान परंपरा की स्थापना इसी धरती पर नालंदा, विक्रमशिला व औदंतपुरी जैसे विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्रों, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, चाणक्य यानी कौटिल्य जैसे नीति निर्माता तथा अन्य महान विभूतियों द्वारा की गई। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार की धरती को लोकतंत्र का जनक बताया। बिहार की धरती को प्रतिभाशाली लोगों का खजाना बताया। प्रदेश की तारीफ की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राष्ट्रपति को बिहार से जुड़ा बताया। हमारे यहाँ बिहार में लगभग 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है। जब ये राष्ट्रपति बने तो हम तो सदैव कहते हैं कि हमारे बिहार के ही हैं, ये तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कहते हैं कि उनका बिहार से खास लगाव है और जब भी वे बिहार आते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने घर आए हैं। मुख्यमंत्री जी जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे तो मैं अंदर से, हृदय से गदगद महसूस कर रहा था। और सचमुच में जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। हमारे सचिवालय में ये सवाल कर देते हैं कि बिहार सरकार का निमंत्रण हो या बिहार का अन्य कोई निमंत्रण हो तो आप कभी टाल मटोल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि बिहार से कुछ मेरा एक राज्यपाल का ही नाता नहीं है, बल्कि कुछ और भी नाता है। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली की प्रशंसा की और सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बधाई दी। बिहार में जन सेवा की समता मूलक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री नीतीश कुमार जी ने स्वाधीनता के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद के निर्वहन का कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका सहयोग मुझे बिहार के राज्यपाल के रूप में भी मिला और भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी मिलता रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ का भी जिक्र किया और कहा कि महापर्व अब ग्लोबल हो चुका है। बिहार से अमेरिका तक लोग छठ पर्व मनाते हैं। कुछ ही दिनों बाद हम सभी देशवासी दीपावली और छठ का त्यौहार मनाएंगे। छठ पूजा अब एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। नवादा से न्यू जर्सी तक और बेगूसराय से बोस्टन तक छठी मैया की पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। आयोजन बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का था, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार से अपना जुड़ाव बताया। बिहार के साथ ही प्रदेशवासियों की प्रशंसा की। करीब 2 साल तक बिहार के राज्यपाल रहते रामनाथ कोविंद सीधे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। शायद यही वजह है कि बिहार से जुड़ी उनकी यादें नहीं भूलती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विधानसभा भवन शताब्दी समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है और ये केंद्र में शामिल होने वाले इच्छुक अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। और हम लोग चाहते हैं वहाँ पर कि हमारे जितने सरकारी लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं, इन सब लोगों को हम चाहते हैं कि जरा विपश्यना में जा कर के उसका अनुभव प्राप्त कर लीजिए। और जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जाएंगे वहाँ पर, उनको 15 दिन का छुट्टी हम लोग देंगे। 10 दिन का विपश्यना केंद्र में ये सब चीज़ उनको करना है। 9 महीने में 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर भारत ने दुनिया के सामने नया इतिहास रच दिया। वहीं इस उपलब्धि में बिहार की अहम भूमिका है। राज्य में 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई। तब दिसंबर तक 6 करोड़ डोज का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन राज्य ने 9 अक्टूबर को ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। अब अगला लक्ष्य दिसंबर 8 तक 8 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया।
वासियों के लिए आज का दिन यादगार दिन होगा और आज जिस यादगार दिन को हम पहुंचे हैं 21 अक्टूबर को, जिस लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, उसकी शुरुआत हुई थी यहाँ 16 जनवरी 2021 से और इस यात्रा को हम लोगों ने 9 महीने में पूरा किया। 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़ और आज 21 अक्टूबर 2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की इस उपलब्धि में बिहार की भी अहम भूमिका रही। 16 जनवरी 2021 को बिहार में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। 21 मई को सरकार ने दिसंबर तक 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखने की घोषणा की, लेकिन दिसंबर से करीब 2 महीने पहले 9 अक्टूबर को ही राज्य ने 6 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लिया और अब दिसंबर तक 8 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश और राज्य की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि इस साल के अंत तक कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा जब हम 1 डोज टीका कम से कम नहीं दे देंगे और देश भी उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा 31 दिसंबर तक, बिहार भी उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा और हमने जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य को बिहार में तो हमने प्राप्त किया है 6 करोड़ को। हम दिसंबर के महीने तक 8 करोड़ डोज से अधिक देने में सफल होंगे। बिहार ने 263 दिन में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया, जो बहुत ही मुश्किल काम था। एक तरफ बाढ़ की विभीषिका थी, तो दूसरी तरफ कोरोना का डर और तीसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई गई अफवाह। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने न तो बाढ़ की चिंता की और न कोरोना की। नाव पर घर घर जाकर लोगों को समझाया, मन में बैठे भ्रम को दूर किया और रच दिया इतिहास। देश में 100 करोड़ टीकाकरण और बिहार में 6.33 करोड़ डोज लग जाने की उपलब्धि पर सभी को बधाई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानसून खत्म होने के बाद भी अक्टूबर के महीने में बिहार में कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं नदी के कटाव से लोग डरे हुए हैं, तो कहीं बारिश से बर्बाद फसलों को लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। भर भराकर गिरते इस मंदिर को देखिए, देखिए कैसे ये मंदिर देखते ही देखते महानंदा नदी में समा गया। ये वीडियो जून जुलाई की याद दिला रहा है, जब बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित था। लेकिन अक्टूबर के महीने में नेपाल में हो रही बारिश ने किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के रूपादोह में फिर से वैसी ही स्थिति पैदा कर दी है। नदियों के तेज कटाव से घर नदी में समा रहे हैं, लोग दहशत में हैं। अररिया में बकरा और नूना नदी में उफान से सिकटी के कठवा और सालगुड़ी गांव में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। गांव की सड़कों पर नूना नदी की तेज धार बह रही है और लोगों के घरों में पानी है। बकरा नदी से पलासी और जोकीहाट के ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हैं। लोगों के घरों में तो पानी है ही, खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। नरपतगंज प्रखंड में कोई ऐसा खेत नहीं बचा है जहां फसल बारिश और बाढ़ से डूबकर बर्बाद ना हुआ हो। नेपाल के तराई इलाकों में 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से सुपौल में कोसी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा था। लेकिन राहत की बात है कि बुधवार गुरुवार की दरमियान रात से कोसी का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है। पूर्णिया में बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में धान की फसलें डूब गई है और सब्जियों की खेती बर्बाद हो गई है। किसानों ने कर्ज लेकर खेती किया था, लेकिन फसल बर्बाद हो गई। अब किसान परेशान हैं कि कर्ज कहां से चुकाएंगे। यही हाल नवादा का भी है। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर उदासी छा गई है। धान और सब्जियों की फसल बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। ना तो किसी ने ये सोचा होगा कि अक्टूबर के महीने में नदियां उफान पर होंगी और ना ही किसानों ने कभी सोचा होगा कि बेमौसम बरसात होगी और उनकी फसल बारिश की भेंट चढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना विमेंस कॉलेज में नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। अलग अलग सेमेस्टर की छात्राओं के लिए अलग अलग ड्रेस कोड हैं। नोटिस में आप साफ देख सकते हैं, लिखा भी है कि छात्राएं सलवार कमीज और दुपट्टे में ही कॉलेज आ सकती हैं। पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं को कल से सलवार समीज और दुपट्टा में ही कॉलेज आना होगा।
क्योंकि प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि ने बतौर नोटिस जारी कर दिया है और नया ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य बताया है। जो छात्राएं हैं उन्हें सप्ताह में 2 दिन जो है इस ड्रेस कोड का पालन करना होगा, यानी सेमेस्टर 1 की छात्राएं हों, सेमेस्टर 2 की हों या फिर 3 की हों, उन्हें सप्ताह में 2 दिन ड्रेस कोड का पालन करना ही होगा, जिसमें लेगिंग्स, प्लाजो और स्ट्रेट पैंट भी छात्राओं को पहनने की इजाज़त दी गई है। जाहिर है नोटिस के बाद कल छात्राएं जो है पहले दिन किस तरह से कॉलेज आती हैं और जो रूल है उस रूल को कितना फॉलो किया जाता है, कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।